जीएमसी रजौरी की क्या हालत है, जाके देखें आप। 1 साल के अंदर वहां कितनी डेथ होती है, कभी इंजेक्शन गलत लगाने से हो जाता है, कभी उनकी लापरवाही से कोई डेथ हो जाती है। खासकर पीर पंजाल के लोग सोचे कि उन बेचारों की क्या कंडीशन होगी जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं, किस तरीके के साथ वहां का हेल्पर आपके साथ बदतमीजी करता है, किस तरीके के साथ छोटा मुलाजिम आपके साथ बदतमीजी करता है। और डॉक्टरों की तो बात ही छोड़ो, डॉक्टर तो 1-2 घंटे आपको मिलेंगे हॉस्पिटल में, वो भी अगर किसी को चेक करेंगे, चेक करते ही भाग जाते हैं वो प्राइवेट क्लिनिक में। रजौरी पुंछ का एक एमएलए अगर आवाज उठाएगा, 6 एमएलए उसके खिलाफ हो, ठीक है। तो रजौरी पुंछ के अंदर कंपटीशन है, अपने 5 साल एमएलए कैसे बने रहें और उसके बाद भी दोबारा चुनाव कैसे जीतें। रजौरी पुंछ की ये हालत जो हो रही है, ये तो होनी है। हेल्थ सिस्टम हो, पानी बिजली का मसला हो, रोड का मसला हो, हेल्थ सिस्टम, ये तमाम चीजें जो हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे पास स्टेट लीडरशिप नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में एक चीज और भी है, जहां 1 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां देने की बात की गई थी। वहीं इस वक्त अगर देखें जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर जो है बेरोजगारी दिन ब दिन आसमान छू रही है। नौजवान जो है हमारे परेशान हो रहे हैं। अवाम की सड़कों की बात हो, पानी की बात हो, बिजली की बात हो, हेल्थ सिस्टम की बात हो, रोजगार की बात हो, उसकी फिक्र किसी को नहीं है। 5 साल आपको वादे किए जाएंगे, 5 साल के बाद, 5 साल में चेहरा नहीं को दिखाएगा, 6वें साल के बाद फिर आएंगे वोट लेकर और फिर हमारे पीर पंजाल वाले उनको वोट देकर जिता देंगे। वजह क्या? कि उनके पास और 10 गाड़ियां होंगी, 20, 40, 50, 70 लोग किराए पे पेड़ लोग रखे होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारी मैंडेट लिया, अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे एतमाद जिताया और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मंशूर है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर को लेकर और इस वक्त के जो वक्ती जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उन पे ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या उमर साहब हो, इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर अपने मंशूर से हट के काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर 2 सरकारें हैं, एक जो एलजी साहब की सरकार चल रही है और दूसरी चुनी हुई सरकार जो उमर अब्दुल्ला की चल रही है। अब हमें यह पता ही नहीं है कि किसकी सरकार के पास पावर है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की सरकार के पास पावर है या फारूक अब्दुल्ला के पास पावर है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक, मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं नेशनल टीवी डिबेटर और एक बहुत बड़े कद के सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वकार एच भट्टी साहब। वकार साहब, खैर मकदम है आपका। शुक्रिया। वकार साहब, सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे राजौरी के बुधाल इलाके में जो ये इंसिडेंट कुछ दिन कबल हुआ, तो इसको आप किस तरह देखते हैं और आप अपने इस पे क्या व्यूज रखना चाहेंगे? बहुत दुखद है, राजौरी पुंछ के लिए नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए दुखद है। जान कहीं भी जाए, किसी की भी जाए, उसके लिए दुख और सदमा तो हर इंसान को होना चाहिए जिसके अंदर दिल होगा। तो खासकर 17 जाने, उनमें से 15 बच्चे मासूम इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो ये दर्द तो वो लोग जानते हैं जो ऐसे दर्द से निकले होते हैं, जिनको इस ऐसे दर्द के बारे में पता होता है, जो जिनके ऊपर ये चीजें आई होती हैं। मैं खुद जानता हूं कि जब 2021 के दौरान कोविड के टाइम में माह रमजान में मेरे घर के मेरे वालिद की 3 बहनें, मेरी भाभी, 10 लोग मेरी फैमिली मेंबर इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। तो मैं वो दिन जानता हूं और मैं खुद भी कोविड में था और मैं वो दिन जानता हूं और वो दर्द, वो तकलीफ में जानता हूं। जब मैं सोचता था कि कोई मुझे फोन करके सहारा दे दे, तो हमें तो उस टाइम फोन करके सहारा भी नहीं मिला था, क्योंकि कोविड में आपको पता ही है कि जनाजा पढ़ने के लिए भी लोग नहीं आते थे, घर बैठने के लिए भी लोग नहीं आते थे। तो मेरे घर के जब 8 लोग इस दुनिया से गुजर गए और उसमें वालिद भी थे, मेरी वालिद की बहनें भी थी, जीजा भी था, मामू भी थे, तो वो दर्द, वो तकलीफ मुझे पता है और मैं महसूस करता हूं। यहाँ तो अल्लाह का ये शुक्र है कि कम से कम जनाजा लोग पढ़ रहे हैं, उनसे जाकर मिल रहे हैं, उनके ऊपर बात हो रही है। लेकिन कोविड में जो लोग मरे, कोविड में इस दुनिया से चले गए, लोगों ने जनाजे भी नहीं पढ़े। तो खुशकिस्मत है जो आज चलो कम से कम किसी को जनाजा नसीब होता तो वो भी बड़ी बात होती है। हमारे लोगों को तो जनाजा भी नसीब नहीं हुआ था। और उस हालात में मैं एक चीज ये भी शेयर करना चाहता हूं आप सबके सामने कि रजौरी पुंछ की लीडरशिप की, रजौरी पुंछ की हम अपनी समझे नालायकी है कि रजौरी पुंछ के अंदर आज भी हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है। और जब भी अगर कोई उस क्राइम के खिलाफ, उन गुंडों के खिलाफ, उस माफिया के खिलाफ अगर कोई रजौरी पुंछ के अंदर बोलेगा,
जब मेरे घर में 8 इंतकाल हुए और रजौरी हॉस्पिटल, मेडिकल हॉस्पिटल के डॉक्टरों के बारे में बोला, उनकी नालायकी के बारे में मैंने बात की कि इनकी कितनी लापरवाही रहती है, कितनी नालायकी हुई है, तो मेरे उल्टा मेरे से ही अपने ही लोग मुझे सवाल करने लगे कि तू डॉक्टरों से सवाल क्यों करता है, डॉक्टर तो अच्छा काम कर रहा है कोविड में। तो सोचेंगे जिसके परिवार के 10 लोग मारे गए हों, 8 लोग गुजर गए हों, तो वो सियासत थोड़ी उस टाइम करेगा। वो दर्द बता रहा था लेकिन दर्द सुना नहीं गया, और फिर उसी हॉस्पिटल वालों ने मेरे खिलाफ एफआईआर कर दी कि ये हमें तंग करता है। तो ये रजौरी पुंछ की बड़ी बदकिस्मती है कि हम लोग आज दिन तक अपने हेल्थ सिस्टम को अच्छा नहीं कर पाए। रजौरी मेडिकल कॉलेज है, आप जाएं, यहाँ ये बल्हाट के ऊपर जो मौतें हुई हैं, इससे पहले भी जितनी मौतें होती हैं वहां, अगर आप देखेंगे रजौरी पुंछ के लिए एक मेडिकल है, और वो रजौरी जो मेडिकल है वहां से हमें शिफ्ट करना पड़ता है जम्मू मेडिकल में, जीएमसी जम्मू में शिफ्ट करता है, रजौरी जीएमसी वाला जम्मू में शिफ्ट करता है। तो मुझे आज दिन तक यह समझ नहीं आई कि जम्मू जीएमसी कभी शिफ्ट रजौरी क्यों नहीं करता। तो उसका मतलब क्या है, क्योंकि रजौरी के अंदर एक नालायक डॉक्टर कुछ बैठे हैं, 15-15 साल से माफिया की तरह वहां बैठे हैं और पूरे हॉस्पिटल को निचोड़ के खा चुके हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत सफर करते हैं, लोगों को बहुत परेशानी होती है। आज भी रजौरी पुंछ के लोगों के पास टाइम है, वक्त है कि अपनी आवाज उठाएं, अपने हक की बात करें, एमएलए एमपी उठाएं या ना उठाएं, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझे। ये सोचे कि कल कोई हमारा इस बेड पे हो सकता है, कोई हमारा पेशेंट हो सकता है, इन तमाम चीजों के ऊपर काम करें, और इंशाल्लाह कि आज जैसे बडाल की 17 जाने गई हैं, इसके ऊपर कोई सियासत ना करे, राजनीति ना करे। जो दर्द है परिवार को, वो परिवार जानता है। हम आज बात करेंगे, आप दुख जाहिर आज करोगे, दूसरा भी दुख आज जाहिर करेगा, 10-20 दिन के बाद कोई सब भूल जाएंगे, किसके लोग मरे हैं हमें पता ही नहीं रहेगा। तो आज सीरियस होकर उन लोगों को इंसाफ दे, क्या हो रहा है, इसके पीछे बीमारी है, वायरस है, जो भी है, सब सामने आए, और अल्लाह से सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे दुआ करें, अल्लाह की जात के आगे दुआ करें कि अल्लाह इस बीमारी को शफा करे, उन जो गुजर गए हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, और उनके घर वालों को, उनके परिवार को सब्र अता फरमाए, और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनकी बीमारियों को शफा करे। सबसे बड़ी दुआ जो है वो है दुआ करना और अल्लाह से मदद मांगना। अल्लाह ही मदद करने वाला है, और अल्लाह ही इबादत के लायक है, और अल्लाह ही आपकी मदद कर सकता है, दुनिया में दूसरा कोई नहीं मदद कर सकता। बाकी दुनिया के वसीले होते हैं, डॉक्टर एक वसीला होता है, बस मदद करने वाला अल्लाह है, शफा देने वाला अल्लाह है। हाँ वकार साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे दूसरे सवाल को लेकर। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात हुए और बहुत सारे सियासतदानों ने अपनी किस्मत आजमाई, कुछ कामयाब हुए, कुछ नाकाम हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारी मैंडेट लिया, अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे एतमाद जिताया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मंशूर है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर को लेकर और इस वक्त के जो वक्ती जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उन पे ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या उमर साहब हो, इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर अपने मंशूर से हट के काम कर रहे हैं। किस तरह आप देखते हैं? देखें, जम्मू कश्मीर के अंदर 2 सरकारें हैं, एक जो एलजी साहब की सरकार चल रही है, और दूसरी चुनी हुई सरकार जो उमर अब्दुल्ला की चल रही है। अब हमें यह पता ही नहीं है कि किसकी सरकार के पास पावर है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की सरकार के पास पावर है या फारूक अब्दुल्ला के पास पावर है। मैं तो उमर अब्दुल्ला साहब को यह कहूंगा, मेरी एडवाइस है, अगर आप कहते हैं कि आपको काम करने नहीं दिया जाता, तो फिर बीजेपी की नेताओं की तारीफ क्यों कर रहे हैं? आओ रोड पे, मैदान पे आओ, आवाम आपके साथ है, पीछे आपको वोट दिया लोगों ने, आपको पावर में लाया है, इसलिए कि मुकाबला करो। कहते हैं ना, जब जंग में जाते हैं ना तो मुकाबला किया जाता है, जंग में दुश्मन की तारीफ नहीं की जाती है। तो ऐसा कौन सा जंग कि चुनाव से पहले दुश्मन थे, जीतने के बाद आप दोस्त बन गए, और आज जो आपने लोगों से वादे किए थे वो सब के सब वैसे ही पड़े हैं, उनके ऊपर आप बात ही नहीं करना चाहते। और सबसे बड़ा वादा 370-35A को वापस लाना, और आज आपके कोई एमएलए सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं स्टेटहुड के लिए। जनाब, स्टेटहुड के लिए वोट नहीं दिया किसी ने। अगर स्टेटहुड के लिए किसी ने वोट दिया होता तो लोगों के पास सबसे पहले चॉइस वो लोग थे जो कभी पावर में नहीं रहे, जो कभी जिन्होंने कत्लेआम नहीं किए। तो फिर सैयद अल्ताफ बहारी साहब को क्यों नहीं वोट देते? वो अपनी पार्टी को वोट देते, क्योंकि वो कहते थे हम स्टेटहुड देंगे, हम स्टेटहुड लाएंगे, हम जेलों से लोगों को छुड़ाएंगे।
अब सैयद अल्ताफ भारी साहब तो यही कहते थे ना, जेलों से लोगों को लाएंगे, हम स्टेटहुड लाएंगे, हमें वोट दो। लोगों ने कहा नहीं, हम आपको रिजेक्ट करते हैं, हमें 370-35 के ऊपर आप बात नहीं करते, आप बीजेपी के बी टीम हो, यही कहा ना। तो फिर जब आपने 370 पे वोट लिया, आपने सेंटीमेंट पे वोट लिया, आज वही बात आप कर रहे हैं जो कल तक सैयद अल्ताफ भारी साहब कर रहे थे। ठीक है, अगर कल तक सैयद अल्ताफ भारी साहब दुश्मन थे कश्मीर के, आपकी पार्टी और आपके लोग कहते थे, तो क्योंकि वो स्टेटहुड की बात करते थे, वो जेलों से लोगों को रिलीज रिहा कराने डेवलपमेंट की बात करते थे, तो वो कश्मीर दुश्मन थे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद आपने वही सैयद अल्ताफ भारी साहब जो कहते थे वही बात आप करते हैं। तो फिर आप कश्मीर के सज्जन कैसे, फिर आप कश्मीर के दोस्त कैसे, फिर आप कश्मीर के वफादार कैसे? देखें जनाब, वफादारी, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा दूसरों को विलन बताती है, खुद को वो बताती है वफादार। नहीं, वो विलन तब तक दूसरों को बताती रहती है जब तक वो ओपोजिशन में होती है। जब खुद पावर में आ जाते हैं वो वही काम करते हैं। आज क्यों उनको अमित शाह अच्छा लगता है, आज क्यों उनको मोदी जी अच्छे लगते हैं, आज क्यों मोदी की पॉलिसी अच्छी लगती है, आज क्यों बीजेपी के नेताओं के साथ, बीजेपी के मिनिस्टरों के साथ मिलते हैं और जहाज में बैठ के सेल्फी खींच के फोटो चढ़ाते हैं। और आज अगर कोई उनको कहता है कि जनाब आपके वादे कहां गए, आपकी 200 यूनिट बिजली फ्री कहां गई, आपके गैस सिलेंडर, आपका राशन 10 किलो, 5 किलो से एक मेंबर का 10 किलो करना, ये तमाम वादे कहां गए जनाब? जब से आप आए हैं तब से बिजली मिली नहीं है रजौरी पुंछ के अंदर। आप जानते हैं रजौरी पुंछ के अंदर बिजली नहीं है। पहाड़ी एरिया के जो नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, पीर पंजाल, चनाब वैली में कहीं भी पहाड़ी सिटी में नहीं बिजली मिलती, तो पहाड़ी एरिया की तो बात ही छोड़ दे आप। साफ पानी नहीं मिल रहा है। अब पूरे गांव के अंदर जाइए, रजौरी पुंछ की बात कर लो आप, रजौरी पुंछ का कौन सा गांव है जहां साफ पानी मिलता है जनाब? अगर मैं अपने गांव की बात करूंगा, हमने पंप निकाला हुआ बोरिंग से, ठीक है, अल्लाह ना करे कल वो पानी फेल हो जाता, पानी नहीं आएगा, हम प्यासे मर जाएंगे, हमारे पास तो पानी नहीं है। ये कहते हैं जी हमारा पानी हर घर घर तक पहुंचेगा, प्रधानमंत्री की स्कीम है, लेकिन इधर करप्शन चल रही है, इधर गुंडागर्दी चल रही है। कहां प्रोजेक्ट वो फेल हो रहा है, यहाँ को काम कर नहीं रहा है। यहाँ रजौरी पुंछ के अंदर गांव के गांव ऐसे पड़े हुए हैं जहां लोगों को पानी नहीं मिल रहा, गंदा पानी पी रहे हैं लोग। बावलियों में, जैसे आपको पता है गांव में बावली होते हैं, बावलियों में पानी मिल नहीं रहा, सप्लाई आ नहीं रही। 6 दिन 8 दिन के बाद कहीं पीएचई वाले पानी छोड़ते हैं क्योंकि उनके पास है ही नहीं फैसिलिटी। अगर हम लोगों ने पंप जमीनों पर निकाले हैं, वो जब बंद हो जाते हैं तब हम कहां जाएंगे भाई? कई लोगों के पंप बंद हो गए, वो परेशान है इस टाइम, शहर गांव छोड़ के भाग रहे हैं। तो पानी की क्या हालत है, बिजली की क्या हालत है? हेल्थ सिस्टम रजौरी पुंछ का सबसे गंदा है, सबसे घटिया हेल्थ सिस्टम रजौरी पुंछ का है। किसके ऊपर हम काम करेंगे, किसके ऊपर बात करेंगे? इसलिए अवाम को चाहिए कि अपने मसले मसाइल के लिए, अपने तमाम जरूरी चीजों के लिए बाहर खुद आए। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल बोलूंगा, क्या आपको लगता है रजौरी पुंछ में हो या जम्मू कश्मीर पूरे में, या रजौरी पुंछ की बात करूं, क्या रजौरी पुंछ के अंदर कभी आपने देखा कि कोई गवर्नमेंट स्कूल है जहां जिस गवर्नमेंट स्कूल से केएस और आईपीएस या आईएएस बन के कोई गया है? सारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में लोग पढ़ाते हैं, गरीब मजदूर है वो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। गवर्नमेंट स्कूल में वही टीचर जाके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है तो अच्छा पढ़ाता है, जब गवर्नमेंट स्कूल में आता है तो वो पढ़ाता है कोई नहीं, ना स्कूल आता है। तो ये तमाम परेशानी आज से नहीं है, 75 साल से जम्मू कश्मीर में। और खासकर रजौरी पुंछ तो समझ लो कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट वालों से भी दूर है और श्रीनगर वालों से भी दूर है। वोट के लिए दोनों का पास आ जाता है। जब वोट होना है तो जम्मू वाला जो है वहां वो कहते हैं हम तुम्हारे हैं, श्रीनगर वाला कहता है हम तुम्हारे हैं। वोट लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं पीर पंजाल को। तो पीर पंजाल ने ये छवि खुद बनाई हुई है। मुझे बताओ, पीर पंजाल की 75 साल में कोई लीडरशिप निकली, कोई बड़ी लीडरशिप 75 साल के अंदर कोई बड़ा लीडर निकला जिसको हिंदुस्तान के अंदर पहचाना जी, देखो जी ये पीर पंजाल से लीडर है जो पूरे जम्मू कश्मीर को लीड करता है? कभी है कोई? क्योंकि पीर पंजाल के लोग खुद उसको टांगे तोड़ देते हैं, पीर पंजाल के लोग उसको खुद पीछे करेंगे। वो कहेंगे पीर पंजाल वाले लोग कि नहीं, हमारा लीडर आगे नहीं जाना चाहिए। मैं पीर पंजाल को कहूंगा अपनी लीडरशिप निकालें, जो लीडरशिप पीर पंजाल की पूरे जम्मू कश्मीर को लीड करे। जैसे अगर श्रीनगर का कोई लीडर पूरे जम्मू कश्मीर को लीड करता है, बारामूला का लीडर पूरे जम्मू कश्मीर को लीड करता है, साउथ कश्मीर का लीडर पूरे जम्मू कश्मीर को लीड करता है, चनाब वैली का लीडर पूरे जम्मू कश्मीर को लीड करता है, जम्मू का लीडर पूरे जम्मू कश्मीर को लीड करता है, तो पीर पंजाल का ऐसा लीडर 75 साल में कोई पैदा क्यों नहीं हुआ जो जम्मू कश्मीर को लीड करे? यह नाकामी नहीं है? मुझे बताएं कितनी बड़ी नाकामी है, कितना बड़ा फेलियर है हमारा। मुझे बताओ चनाब वैली से कितना बड़ा दिग्गज लीडर है गुलाम नबी आजाद, जिसको पूरा इंडिया जानता है।
अगर आप नॉर्थ कश्मीर में आएंगे तो आप नॉर्थ कश्मीर में इंजीनियर रशीद, सजाद लोन, अकबर लोन, कितने बड़े बड़े लीडर वहां से निकले हैं जिनको नेशनल लेवल पर पहचान है। साउथ कश्मीर के अंदर अगर आप जाएंगे तो महबूबा मुफ्ती जी, मुफ्ती सईद साहब, कितनी बड़ी लीडरशिप है। सेंटर से नगर से आएंगे तो फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, कितने बड़े बड़े लीडर हैं जिनको नेशनल लेवल पर जिनकी पहचान है और जो स्टेट की लीडरशिप, जो स्टेट को लीड कर रहे हैं, जो स्टेट की बात करते हैं। लेकिन पीर पंजाल बदकिस्मत ऐसा डिस्ट्रिक्ट दो हैं जिनमें से कोई भी लीडर स्टेट लेवल का नहीं बना है। और वो क्यों नहीं बना कि उसके पीछे हम लोगों की कमजोरी है कि जब भी कोई लीडर खड़ा होता है हमारे में से, वकार भट्टिया जी नेशनल टीवी पे गया, इंटरनेशनल टीवी पे गया, जम्मू कश्मीर की बात करने लगा, अपने ही जोरी पूंछ वाले ने बोला, हाँ ये कौन है वकार भट्टिया, गांव वाला, ये कौन सा लीडर है, ये तो ऐसे हम मजाक उड़ाने लग गए, उसको नीचा दिखाने लग गए, उसकी एजुकेशन के ऊपर, उसके फाइनेंस, उसके पास पैसा कम है, पता नहीं हर चीज के ऊपर उसको पीछे करने लग गए अपने ही जोरी पूंछ के लोग। तो उसके बाद जोरी पूंछ की ये हालत जो हो रही है, ये तो होनी है। हेल्थ सिस्टम हो, पानी बिजली का मसला हो, रोड का मसला हो, हेल्थ सिस्टम, ये तमाम चीजें जो हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे पास स्टेट लीडरशिप नहीं है। जब तक स्टेट लीडरशिप हमारे पास नहीं होगी, हम खुद ही जम्मू और जोरी पूंछ वाले अपना स्टेट लीडर नहीं निकालेंगे, तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है। भट्टी साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में एक चीज और भी है, जहां 1 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां देने की बात की गई थी। वहीं इस वक्त अगर देखें जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर जो है बेरोजगारी दिन ब दिन आसमान छू रही है, नौजवान जो है हमारे परेशान हो रहे हैं। तो बेरोजगारी को लेकर आप अपने क्या व्यूज रखना चाहेंगे? देखिए, जहां तक बेरोजगारी की बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे छोड़ दिए, वादे ही रहते हैं। वो 75 साल से पिछले 75 साल से वादे कर रहे हो, तो उनका कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। हाँ, उनके वादे होते हैं, अगर पीएसए लगाना हो तो पहले होते हैं, जेल में डालना वो पहले नंबर आएंगे। तो रोजगार की जहां तक बात है, हम इसी तरीके से घूमते रहेंगे, परेशान रहेंगे, हमारे नौजवान दर दर की ठोकरें खाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई वादा पूरा करने वाली नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को पावर में आना था, उनको कुर्सी की भूख थी, उनको कुर्सी मिल गई है। अब आवाम गरीब जो है वो शोर मचाती रहे, फेसबुक पर मचाए, एक्स पर मचाए, यूट्यूब पर मचाए। उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद ही बोला है कि मैं इन लोगों को देखता ही नहीं, ये कौन लोग हैं फेसबुक ट्विटर पे। तो जब वो देखते ही नहीं तो आपकी सुनेगा कौन? वकार साहब, आपसे समझने की एक बात और कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारा इस वक्त आखिरी सवाल है। पीर पंजाल के अंदर हमारी जो सड़कें हैं उनकी हालत जो है दिन ब दिन खराब हो रही है, और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, साथ साथ में ड्राइवर्स को भी परेशानियों का सामना पड़ रहा है। और खास करके जो हमारे पेशेंट्स हैं, जब उनको रेफर किया जाता है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो उनको भी बड़ी परेशानियां हो रही हैं। और साथ में हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पास पीएचसीज हैं, हमारे पास हेल्थ सेंटर्स हैं, लेकिन हमारे पास डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस नहीं है। किस तरह से आप देखेंगे इसे? मैंने आपको पहले भी एक ही चीज बोल दी है, जब तक आपकी अच्छी लीडरशिप नहीं आएगी, जब तक स्टेट लीडरशिप आप पैदा नहीं करेंगे, ये मुश्किलातें 75 साल से आप देख रहे हैं, अगले 75 साल भी और देखेंगे। देखें मेरे भाई, यहां रजौरी पुंछ का एक एमएलए अगर आवाज उठाएगा, 6 एमएलए उसके खिलाफ होंगे। ठीक है, तो रजौरी पुंछ के अंदर कंपटीशन है अपने 5 साल एमएलए कैसे बने रहें और उसके बाद भी दोबारा चुनाव कैसे जीतें। 75 साल से हम लोग देख रहे हैं, 75 साल से यह बात नहीं हुई है कि पीर पंजाल के अंदर से एक लीडरशिप खड़ी हो और वो कहे स्टेट को कि नहीं, अब हमारा हक भी हमें दो, अब हमारे पास भी वो रोडें दो, वो सड़कें दो जो जम्मू सिटी के अंदर या श्रीनगर सिटी के अंदर है। ये बात करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। वहां जम्मू रजौरी पुंछ के अंदर, पीर पंजाल के अंदर वो लीडर पैदा होते हैं जो कोई जम्मू के लीडर की दलाली करता है, कोई श्रीनगर के लीडर की दलाली करता है। दलाली करके उनको मिनिस्ट्री मिल जाती है, वो एमएलए की टिकट मिल जाती है, वो उसी पे खुश रहते हैं। अवाम की सड़कों की बात हो, पानी की बात हो, बिजली की बात हो, हेल्थ सिस्टम की बात हो, रोजगार की बात हो, उसकी फिक्र किसी को नहीं है। 5 साल आपको वादे किए जाएंगे, 5 साल के बाद, 5 साल में चेहरा नहीं को दिखाएगा, 6वें साल के बाद फिर आएंगे वोट लेकर और फिर हमारे पीर पंजाल वाले उनको वोट देकर जिता देंगे। वजह क्या? कि उनके पास 8-10 गाड़ियां होंगी, 20, 40, 50, 70 लोग किराए पे पेड़ लोग रखे होंगे और लोग समझेंगे नहीं, यही बड़ा लीडर है, यही
दिग्गज लीडर है, यही काबिल है, वो इसी को वोट देंगे और इसी को जताएंगे। वही हो रहा है पीर पंजाल में मेरे भाई। मैं तो, मुझे लोग बोलते हैं कि वकारज भट्टी पीर पंजाल का है, रजौरी का है, ये बात क्यों नहीं करता? मैंने अभी बोला क्या बात करूं? जब हॉस्पिटल में 2021 में हॉस्पिटल के ऊपर मेडिकल जीएमसी रजौरी की बात की कि यहां नालायकी है, उन डॉक्टरों की वजह से जाने जा रही हैं कोविड में, तो लोग मेरे ही खिलाफ हो गए। मेरे खिलाफ होकर डॉक्टरों ने भी मेरे खिलाफ जाकर एफआईआर कर दी, डीसी को ऑर्डर दे दिया, डीसी को लेटर दे दिया जी इसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करे एसएसपी को। लोग भी मुझे लिखने लगे वकारज भट्टी फालतू में डॉक्टर के ऊपर सवाल उठा रहा है, डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि डॉक्टरों ने कुछ ऐसे लोग खरीद के रखे हैं वहां, है ना। तो मेरे पास ऐसे पैसे है नहीं कि मैं पेड चैनल, पेड मीडिया खरीद के रखूंगा जो मेरी बात करेगा। तो प्रॉब्लम ये है ना मेरे भाई, रजौरी पुंछ के लोगों को खुद समझना पड़ेगा और खुद अकल लगानी पड़ेगी कि जब तक तुम नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, जब तक इनजस्टिस के खिलाफ तुम बाहर नहीं आओगे, जब तक तुम अपने हक की बात नहीं करोगे, जब तक तुम अच्छी एजुकेशन की बात नहीं करोगे, अच्छी हेल्थ सिस्टम की बात नहीं करोगे, पानी की बात नहीं करोगे, सड़कों की बात नहीं करोगे और अच्छी लीडरशिप के पीछे खड़े नहीं हो जाओगे, ऐसे ही रोते रहोगे, ऐसे ही मरते रहोगे, ऐसे ही जलील होते रहोगे। आप पहले भी हो रहे थे, आगे भी हो जाओ, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं चेंज होने वाला मेरे भाई। जो आज मैं आज कहता हूं जीएमसी रजौरी की क्या हालत है, जाके देखें आप। एक साल के अंदर वहां कितनी डेथ होती है, कभी इंजेक्शन गलत लगाने से हो जाता है, कभी उनकी लापरवाही से कोई डेथ हो जाती है। मैं अभी आपको 4 महीने पहले बात बताता हूं, मुझे सर में दर्द होने लगा, मुझे बहुत ज्यादा बीपी था, सर में दर्द हुआ क्योंकि मैं बीपी पेशेंट हूं। तो मैंने सोचा यार मेरा बीपी तेज हो गया, मैं हॉस्पिटल का जीएमसी से गुजर रहा था, मैंने तुरंत गाड़ी रखाई, मैंने सोचा एक बार इमरजेंसी में जाकर बीपी चेक कराता हूं। मैं जाके बीपी चेक करा रहा हूं, तो उस टाइम जाकर बीपी मेरा दिखा रहा है वो कितना, नीचे वाला 110 और ऊपर वाला 175। मैंने सोचा बहुत बीपी है, उन्होंने मुझे दवाई दी कि टेबलेट खाओ। मैंने अभी जाकर टेबलेट लेने के लिए मेडिकल शॉप में गया, तो मैंने बोला यार एक बार तू भी अपनी मशीन से बीपी चेक करना। जब उसने बीपी चेक किया तो मेरा बीपी लो था, मेरा बीपी नीचे वाला 60 था और ऊपर वाला मेरा 100 था। वो कहने लगा आपका तो लो है, महा मुझे तो जीएमसी मशीन, जो जीएमसी मेडिकल में इमरजेंसी बीपी की मशीन है, वो मुझे दिखा रही है हाई, बाहर चेक करा रहा तो लो। तो मुझे बताओ वो उस ऐसे हेल्थ सिस्टम से आप अपना इलाज कराओगे? जब मैंने डॉक्टर से पूछा जाकर कि भाई तुम्हारी मशीन मुझे हाई दिखा रही है, बाहर तमाम प्राइवेट बीपी की मशीनें जो हम मुझे लो दिखा रही हैं, तो वो भाग गए, कोई सुनने वाला ही नहीं था। मतलब एक पब्लिक फिगर, एक एक्टिविस्ट के साथ अगर ऐसा हो सकता, तो आम बेचारे गरीब हमारे पहाड़ी इलाके के लोग, गुज्जर बकरवाल पहाड़ी, उनकी क्या हालत, क्या क्या कंडीशन होती होगी, वो सोच के कभी आप वो सोचें, और जम्मू कश्मीर के लोग सोचें, और खासकर पीर पंजाल के लोग सोचें कि उन बेचारों की क्या कंडीशन होगी जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं, किस तरीके के साथ वहां का हेल्पर आपके साथ बदतमीजी करता है, किस तरीके के साथ छोटा मुलाजिम आपके साथ बदतमीजी करता है। और डॉक्टरों की तो बात ही छोड़ो, डॉक्टर तो 1-2 घंटे आपको मिलेंगे हॉस्पिटल में, वो भी अगर किसी को चेक करेंगे, चेक करते ही भाग जाते हैं वो प्राइवेट क्लिनिक में। जब तक रजौरी के अंदर, जीएमसी रजौरी के अंदर वो माफिया जो 20 साल से बैठा हुआ है, उसको हटाएंगे नहीं। जब भी कोई बाहर से डॉक्टर आता है वो उसको टिकने नहीं देते, वो भाग जाता है या उसको अपना जैसा बना देते हैं। तो जब तक 10, 15, 20 साल से जो माफिया वहां बैठा हुआ है, जो जीएमसी को कंट्रोल कर रहा है, पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था और अब जीएमसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी वही माफिया था और अब जीएमसी है, उसमें भी वही माफिया है। जब तक इसको लगाम नहीं कसेंगे और इनको उठाकर अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में नहीं भेजेंगे, तब तक रजौरी में हेल्थ सिस्टम तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इसी के साथ थैंक यू मेरे भाई। वकार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके ओके। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एक आप इन्हें बखूबी जानते हैं, नेशनल टीवी पे भी होते हैं, ये नेशनल टीवी डिबेटर वकार हुसैन भट्टी साहब। हमने इनसे कुछ खसूसी बातचीत की।